नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज मुंबई दौरा है। सीएम धामी ने सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन किए, प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि की कामना की, राज्य की खुशहाली की कामना मांगी और साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई में स्थित, आपको बता रहे हैं, सिद्धि विनायक मंदिर में भगवान गणेश की पूजा अर्चना की तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं। इस दौरान सीएम ने प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि मुंबई स्थित सिद्धि विनायक मंदिर में पूजा अर्चना कर रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता गणेश से समस्त प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि की कामना की। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई पहुंचे और उन्होंने सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन किए। साथ ही साथ तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी का जो मुंबई दौरा रहा और उस दौरान उन्होंने सिद्धि विनायक मंदिर में भगवान के दर्शन किए और साथ ही साथ राज्य की खुशहाली की कामना की। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी नेताओं की कल बड़ी बैठक दिल्ली में होनी है। सीएम धामी समेत कई नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा के आवास पर यह बैठक होगी। बैठक में आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव पर भी रणनीति जो है बनाई जाएगी। तो उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में मंगलवार को एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश के राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में उत्तराखंड में आगामी दिनों के लिए कई कार्यक्रम तय किए जाएंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि ये बैठक केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के आवास पर होगी। इस बैठक में आगामी निकाय चुनाव के साथ साथ नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 5 लोकसभा सीटों पर जीत के बाद भी खुशहाली का वक्त है। इसके अलावा प्रदेश की सभी राज्यसभा सीटों पर भी बीजेपी के सांसद काबिज हैं। तो बैठक में रात्रि 8 बजे हमारे उत्तराखंड के 8 सांसद, 5 लोकसभा, 3 राज्यसभा, इनकी बैठक हमारे जो उत्तराखंड से भारत सरकार मंत्री बने अजय टम्टा जी के आवास पर होगी। इसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन दुष्यंत अपने बीएल संतोष जी इस बैठक में रहने वाले हैं। हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी रहेंगे, सह प्रभारी रेखा जी रहेंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी, हम सब लोग बैठेंगे। एक तो जीत का उत्सव है, उसके साथ साथ आगामी दिनों के जो हमारे कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को और व्यापक स्वरूप देने की दृष्टि से उस बैठक में हमारी पूरी चर्चा रहने वाली है। हमारे दोनों बाई इलेक्शन में सभी सांसदों के कार्यक्रम निश्चित करेंगे। साथ साथ नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव में के दृष्टिकोण से कुछ चर्चाएं होंगी, उनके कार्यक्रमों का स्वरूप तैयार होगा। और भविष्य में दिसंबर में तक पंचायत चुनाव भी होने, तो क्योंकि लोकसभा सत्र है, उससे पहले हमेशा हम लोग अपने सांसद साहब बैठते हैं, तो लोकसभा संबंधी विषय भी इस बैठक में रहेंगे। और आज से लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सांसद संपूर्ण प्रारंभ है। 27 तारीख को राष्ट्रपति का भाषण होगा, जिसमें दोनों सदनों पर महामहिम राष्ट्रपति जी सभी सांसदों को संबोधित करेंगे। उसका हमारा भी रहना होगा। इस पर एक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, कल बीजेपी नेताओं की बैठक होनी है दिल्ली में, क्या कुछ अपडेट है? पवन, आपको मेरी आवाज आ रही है?
चलिए फिर से पवन से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कल दिल्ली में बीजेपी नेताओं की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें सीएम धामी समेत तमाम नेता मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा के आवास पर यह बैठक होगी और इसमें तमाम रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आगामी चुनाव जितने भी आने वाले हैं उन सभी को लेकर यहाँ पर तमाम रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनावों का जो रिजल्ट है वो इच्छा अनुसार बीजेपी के नहीं आया है और अब बीजेपी की तरफ से तमाम कोशिशें की जाएंगी कि आगे होने वाले चुनावों में जो रिजल्ट आए वो बीजेपी के पक्ष में ही जाता हुआ दिखाई दे। और इसके लिए बीजेपी जो है वो तमाम कोशिशें अभी से करने में जुट गई है। बीजेपी छोटे से छोटे चुनाव को भी बहुत सीरियसली लेती है और इसी को आगे बढ़ते हुए विधानसभा चुनावों पर भी एक अहम भूमिका बीजेपी की दिखाई दे रही है। वहीं एक बार फिर से हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, दिल्ली में कल बीजेपी नेताओं की बैठक होनी है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल भारती, आपको बता दें क्योंकि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद आज से लोकसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र की शुरुआत से ही आज सभी नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह आज से शुरू होगा और उसके बाद 27 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण दोनों सदनों में होना है। इसको लेकर के एक तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड से 5 लोकसभा के और 3 राज्यसभा के सांसदों की एक बड़ी बैठक कल शाम को संपन्न होने वाली है दिल्ली में, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम मौजूद रहेंगे, सह प्रभारी रेखा वर्मा मौजूद रहेंगी और सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मौजूद रहने वाले हैं। क्योंकि इस लोकसभा चुनाव के बाद में केंद्र सरकार में अल्मोड़ा लोकसभा से तीसरी बार लगातार जीतने वाले अजय टम्टा को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हिस्सा मिला है, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। तो उनके आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक कल संपन्न होने वाली है, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी मौजूद रहने वाली है। इस वजह से ये बैठक और ज्यादा अहम हो जाती है। यही वजह है कि आज प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी ये जानकारी देते हुए बताया है कि कल एक महत्वपूर्ण बैठक अजय टम्टा के आवास पर कल शाम को होने वाली है, जिसमें जहां अभी तक के जो चुनाव संपन्न हुए हैं उनकी समीक्षाएं की जाएंगी, कितना कहां पे जो मत प्रतिशत कम हुआ है उसको लेकर के समीक्षाएं होंगी। साथ ही जो वर्तमान में उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं में हो रहे उपचुनाव को लेकर भी इस पर चर्चा होगी, मंथन होगा, किस तरीके से दोनों सीटें एक बार फिर से विजय हो। पवन, बिल्कुल मैं इसी सवाल पर आने वाली थी जिसका जिक्र आपने किया। 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जो है वो उत्तराखंड में होने वाले हैं और इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं, क्योंकि बीजेपी छोटे से छोटे चुनाव को भी बहुत सीरियसली लेती है। लेकिन अगर इन दोनों सीटों का इतिहास अगर हम उठा लें तो कितनी मुश्किल रहा इस वक्त बीजेपी के लिए दिखाई दे रही है। बिल्कुल भारती, क्योंकि ये दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान में नहीं थी। जहां बद्रीनाथ विधानसभा की अगर बात की जाए तो वहां से 2022 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट चुनाव मैदान में थे। वहीं वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के जो उपचुनाव में प्रत्याशी हैं, जो कि पिछली 2022 के चुनाव में महेंद्र भट्ट को हरा करके कांग्रेस के सिंबल से चुनाव जीतने वाले राजेंद्र भंडारी, हालांकि अब वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव मैदान में हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास एक नई विधानसभा के तौर पर और नए प्रत्याशी के तौर पर ये एक बार फिर से बद्रीनाथ विधानसभा में जीत हासिल करने को लेकर के भी चुनौती है। वहीं अभी तक का इतिहास रहा है मंगलौर विधानसभा का भी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपना प्रत्याशी नहीं जिता पाई और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी वहां पर अपनी पार्टी का बनाया है उससे काफी उम्मीदें हैं और तमाम समीकरण को दरकिनार करते हुए ये प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के रूप में वहां पर दिया गया है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी इन दोनों ही विधानसभाओं में कमल खिलाने को लेकर के पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार जनसंपर्क हो रहा है। जो भी एंटी इनकम्बेंसी थी उसको, उस फैक्टर को कैसे खत्म किया जाए, पूर्व में मिले हुए मत प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाए, कैसे अन्य पार्टियों के खेमे में जाने वाला जो वोटर है उसको भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लाया जाए, उनको कमजोर किया जाए।
क्योंकि मंगलौर विधानसभा एक बड़ी चुनौती के रूप में है। बिल्कुल। यदि मंगलौर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की इस बार एंट्री होती है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के मुंह पे एक बड़ा करारा जवाब होगा, करारा तमाचा होगा, और जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी उगनी हुई है। कल होने वाली बैठक में इन दोनों विधानसभाओं को जीत के निर्धारण को लेकर के रणनीति तय हो सकती है। साथ ही भविष्य में जल्दी ही होने वाले उत्तराखंड के निकाय चुनाव को लेकर के भी रणनीतिक चर्चा हो सकती है। आगामी पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर के चर्चा हो सकती है। दिसंबर माह में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर के चर्चा हो सकती है। तो ये तमाम विषय हैं जिनको लेकर के कल एक महत्वपूर्ण जो दिल्ली में बैठक होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की उपस्थिति में, उसमें ये महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लग सकती है। साथ ही साथ उत्तराखंड में मंत्रिपरिषद विस्तार को लेकर के भी चर्चा हो सकती है और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए। बिल्कुल पवन, ठीक है, धन्यवाद पवन तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पहाड़ पर मौसम विभाग का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश को लेकर येलो अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। 24 से 30 जून तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश भर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। श्रद्धालुओं को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से। देखिए, बारिश को लेकर येलो अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। 24 से 30 जून तक ये येलो अलर्ट जो है वो जारी रहेगा। प्रदेश भर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और वहीं जो दूसरे राज्यों से श्रद्धालु उत्तराखंड में आते हैं उनको भी सतर्क रहने की सलाह खास तौर पर दी गई है। पौड़ी जिले के मरीजों के लिए आपको बता दें कि पौड़ी जिले में मरीजों के लिए सिर्फ रेफर सेंटर बन चुके जिला अस्पताल को अब सरकार फिर से सरकारी हाथों में लेने जा रही है। बता दें कि बीते 3 सालों से जिला अस्पताल पीपीपी मोड़ पर महंत इंद्रेश अस्पताल में संचालित किया जा रहा था। वहीं उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जनता से उन्हें बार बार पीपीपी मोड पर चल रहे अस्पताल की अव्यवस्थाओं की सूचनाएं मिल रही थी। जनता हर बार अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाकर फिर से अस्पताल को सरकारी हाथों में लेने के लिए आग्रह कर रही थी, जिस पर वो जनता के हित में ही जल्द अपना फैसला लेने जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत वहाँ पे आती है कि जब छोटी छोटी सी भी इलाज के लिए, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो, उसके लिए उसको रेफर सेंटर इन लोगों के द्वारा बना दिया गया था। और यहाँ पर जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स थे उनके द्वारा उन मरीजों को देखा जा रहा था। और कभी थोड़ी सी बड़ी समस्या आ गई तो वो व्हाट्सएप या मोबाइल के थ्रू उनसे सलाह लिया करते थे। तो हमें दिक्कत उसकी थी। दिक्कत हमें ये नहीं थी कि इंद्रेश चला रहा। 5 साल पहले राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि कुछ हॉस्पिटलों को पीपी मोड पे दिया था। और मैं जब भी पौड़ी आता हूँ तो जनमानस की यही रहता है कि साहब इसको हटाना चाहिए। तो ये घंडियाल इसका क्लस्टर में एक हॉस्पिटल वो भी है, पाबो हॉस्पिटल भी है। और आज भी माननीय विधायक जी हो गए, सारे जनप्रतिनिधि मुझे मिले थे, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हो गए, हमारे पूर्व पार्षद भी हो गए, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी हो गए, सभी लोग काफ़ी लोग मिले थे। और उन सब का ये कहना था कि साहब यहाँ पे रेफर केस काफ़ी हो रहे हैं। तो अब मैंने सबकी सुनी है और सबका एक ही मत है कि इसको हटाना चाहिए। तो जो लोगों का मत है उस पर हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम इस पर अब निर्णय कर देंगे। तो धन सिंह रावत का बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि रेफर सेंटर जिला अस्पताल बनकर रह गया है, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है और जनता के हित में अब जल्द ही फैसला होगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि धन सिंह रावत की तरफ से दिलासा जो है वो जनता को दिया गया है कि जो भी जनता की तरफ से मांगे की जा रही हैं पिछले दिनों से, जो भी ग्रामीणों की मांग है, ग्रामीणों के बयान भी आपको सुनाए थे, उन पर जल्दी से विचार किया जाएगा और ग्रामीणों के हित में, जनता के हित में जो है वो फैसला यहाँ पर सुनाया जाएगा। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ ने अपना सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और आपको बता दें कि मानसून सीजन में
प्रदेश में कई जगहों पर बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए एसडीआरएफ के जवान तैयार हैं। एनडीआरएफ के सेनानायक मणिकांत मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के कई मैदानी क्षेत्रों में बरसात के मौसम में बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है और वहां पर त्वरित रिस्पांस करते हुए एनडीआरएफ की टीम तेजी से अपनी कार्रवाई करेगी। इसकी तैयारी पहले से कर ली गई है। तमाम जगहों को चिन्हित भी किया गया है जहां पर इस तरह की समस्या पिछले सालों से देखने को मिली है। इसके अलावा एसडीआरएफ के जवानों को हर तरह का प्रशिक्षण देकर उन्हें सभी स्थिति और परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार किया गया है। ये अलर्ट जारी हुआ उसके पूर्व ही हमने निश्चित कर लिया था कि किन किन जगहों पर हमारी एसडीआरएफ की पोस्ट और यूनिट रहेगी, जिससे कि हम इस मानसून सीजन में अगर कोई आपदा आती है तो प्रभावी ढंग से त्वरित कार्रवाई करने के लिए तैयार रहें, जिसमें हमने करीब 15 पोस्ट और 60 यूनिट पूरे उत्तराखंड में हमने लगाई है। और मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में के हिसाब से, जैसे मैदानी क्षेत्रों में जहां बाढ़ की समस्या होती है, जैसे हरिद्वार और देहरादून के ऋषिकेश क्षेत्र में जो पूर्व की भांति पूर्व वर्ष हुआ था, और उधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल में भी ऐसी बाढ़ की घटनाएं हुई थीं, उन जगहों पर हमने अपनी यूनिट लगा रखी है सारे उपकरणों के साथ। और पहाड़ के क्षेत्रों में जहां ऐसी संभावनाएं थीं कि जहां बादल फटने की पिछली बार घटनाएं हुई हैं, उन जगहों के आसपास भी हमने अपनी एसडीआरएफ की यूनिट लगाए रखी है, जिससे कि त्वरित और प्रभावी कार्रवाई हो सके। तो इस पर एक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, एनडीआरएफ की टीमों ने तेजी से कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल भारतीय उत्तराखंड की एसडीआरएफ के द्वारा जो मानसून सीजन में होने वाली आपदाएं हैं उनसे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर के पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है। क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आपदा कंट्रोल रूम में पहुंच करके आपदा विभाग की जो बैठक ली थी, इसमें सभी आपदा से संबंधित अधिकारी, आपदा सचिव से लेकर के एसडीआरएफ, पुलिस, प्रशासन, सभी जनपदों के जिलाधिकारी और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को इस बैठक में कुछ वर्चुअल और फिजिकली बुलाया गया था, जिसपे बैठ करके पूरा मानसून सीजन में आपदा से निपटने के लिए पूरे तंत्र का निरीक्षण किया गया था और उस पर पूरी तरह से अपडेट ली थी। मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा था, आपदा से निपटने के लिए किसी भी प्रकार के किसी भी तंत्र की यदि कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो उससे निपटने के लिए भरपूर सहयोग सरकार की ओर से किया जाएगा। किसी भी चीज की कोताही नहीं बरतनी चाहिए और कोई भी आपदा यदि हमारे यहाँ मानसून सीजन में आती है उससे त्वरित कार्रवाई करते हुए उससे कैसे निजात मिले, इसको लेकर के पूरा मास्टर प्लान तैयार किया गया। वही एसडीआरएफ की अगर बात करें तो एसडीआरएफ के कमांडेंट हैं, तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि जहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके कारण लोग आपदा ग्रसित होते हैं, उनसे कैसे निजात पाई जाए, कैसे उनको तो तत्काल जो रेस्पॉन्स टाइम है, कम से कम रेस्पॉन्स टाइम में उनकी जो बाढ़ से उनको उनकी बाढ़ से जो दिक्कतें होती हैं उन दिक्कतों को दूर किया जाए और उनको बाढ़ से बाहर निकाला जाए। इसको लेकर के जो फोर्स है उसको वहां पर तैनात कर दिया गया है इक्विपमेंट के साथ। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में भी जहाँ भूस्खलन की घटनाएं ज्यादा होती हैं और जो बादल फटने की घटनाओं से जो होने वाली जो दिक्कतें हैं उनसे कैसे निजात पाई जाएगा, इसको लेकर के एसडीआरएफ बिल्कुल ठीक है। पवन, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार चलाना तो सिर्फ कांग्रेस को ही आता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कटाक्ष करते हुए कहा कि उत्तराखंड में तो 2 अधिकारी सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी की शासन करने की नीति पर प्रहार करते हुए कहा कि शासन चलाना तो कांग्रेस को ही आता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में 100 से अधिक सांसद कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं और मंत्रिमंडल में भी आधे से अधिक मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि से हैं। इसलिए चुनाव के समय कांग्रेस से नेताओं को तोड़कर बीजेपी अपने खेमे में लाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास योग्य नेताओं की कमी है। आगे उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पूरे उत्तराखंड के तंत्र को सिर्फ 2 अधिकारी मिलकर चला रहे हैं।
मैं तो बीजेपी की हालत खराब है। मैंने कहा ना 100 से ज्यादा सांसद तो कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, मंत्रिमंडल में आधे से ज्यादा मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, लेकिन उसके अलावा भी शासन करना तो कांग्रेस को ही आता है। इसलिए मंत्रियों के लिए कांग्रेस से लोगों को ले जाया जाता है। बीजेपी की हालत खराब है। और इस समय भी देख लीजिए, अगर आप उत्तराखंड की बात करें, 2 अधिकारी चला रहे हैं, पूरा तंत्र जो है 2 अधिकारियों के ऊपर है, विनय 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 विनय, और दूसरे वाले जो है वो दूसरे वाले हैं ही हैं। तो इस समय स्थितियां जो है बड़ी बिगड़ चल रही, सुंदरम सुंदरम सुंदरम। रुद्रप्रयाग के समीप रैतोली में 15 जून को हुए टेम्पो ट्रैवलर हादसे में चेकिंग में लापरवाही पर परिवहन मुख्यालय ने तपोवन चेकपोस्ट प्रभारी समेत 4 परिवहन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। 2 परिवहन कर अधिकारियों को आरोप पत्र दिए हैं और 2 पीआरडी जवानों को उनके विभाग लौटा दिया गया है। पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय को पत्र भेजा गया है। हादसे में 15 लोगों की जान चली गई थी। मुख्यमंत्री ने लापरवाह अफसरों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। हादसे की जांच आरटीओ पौड़ी ने करके 2 दिन पहले रिपोर्ट परिवहन मुख्यालय को भेजी थी। एसडीएम ने भी मामले की मजिस्ट्रेटी जांच की थी। देश का भविष्य कहे जाने वाले युवाओं के भविष्य के साथ लगातार देश के अंदर खिलवाड़ हो रहा है। अब इसे सरकार की उदासीनता कहें या फिर नौकरशाही की लालची मनसा, जिसके चलते लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। इसे लेकर अब केंद्र से लेकर प्रदेश तक कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है। उसी क्रम में उत्तराखंड के काशीपुर में भी आज कांग्रेसियों का खूब हल्ला बोल देखने को मिला, जहां कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करते हुए जमकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मोदी सरकार से इस्तीफे की मांग तक कर डाली। देश में हो रहे पेपर लीक मामलों में जहां एक तरफ विद्यार्थी परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या मोदी सरकार पेपर लीक मामलों पर लगाम लगाने में सफल रहती है या फिर नहीं, और पेपर लीक करने वाले माफियाओं पर सरकार किस तरीके से शिकंजा कसती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए, आप देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार देश में और प्रदेश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में ही नीट का पेपर लीक हुआ है, जिसमें लाखों युवाओं ने युवतियों ने एग्जाम दिया, लेकिन एग्जाम देने के बाद एग्जाम देने के लिए कई साल ये लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद अंतिम समय में पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। उनकी मानसिक स्थिति, उनकी शारीरिक स्थिति और उनकी आर्थिक स्थिति, इन सभी पर असर पड़ता है। बच्चे के साथ साथ बच्चा ही नहीं, उसके माँ बाप भी उसके साथ मेहनत करते हैं, तब कहीं जाके एक बच्चा एग्जाम देने के लिए तैयारी करके और एग्जाम देने जाता है एग्जाम सेंटर में, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि एग्जाम लीक हो चुका है। आज मुख्य चौराहे पर, महाराणा प्रताप चौराहे पर, हमने जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं इनके धर्मेंद्र प्रधान जी भाजपा के, उनका हमने पुतला फूका है और उनका इस्तीफा मांगा है कि जिस तरीके से ये पेपर लीक हुआ है उसके लिए उनके लिए शर्मनाक है, क्योंकि वो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। इसके लिए हमने आज उनका इस्तीफा मांगा है और पुतला दहन किया है। भैया, आपने पहले भी बहुत बार देखा है, हमने भी देखा है, जैसे कि अभी नीट की परीक्षा का रिजल्ट आया है, उसमें बीजेपी की धांधली साफ नजर आई है। और पहले भी बहुत सारी भर्तियां इनके द्वारा भर्ती करने के बाद रद्द निरस्त कर दी गई। लोगों के साथ बार बार पेपर लीक, बच्चों का, बच्चे बेचारे कैसे तैसे करके। हमारा प्रदेश है उत्तराखंड। हमारे उत्तराखंड प्रदेश में ज्यादातर मैक्सिमम जो एरिया पहाड़ का है, हमारे पहाड़ पे रहने वाले बच्चे किसी तरीके से बेचारे बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर रहे हैं। लोग कर्जा करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, घर से दूर रख के। वो बेचारे बच्चे अपनी तैयारी करने के बाद कैसे तैसे करके बसों का किराया और रहना खाना, वो बेचारे बस स्टैंड में रात सोकर अपना समय व्यतीत करके पेपर देते हैं, इस मनसा के साथ कि उनके परिवार से कोई एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो उनका भविष्य सुधर जाएगा, उनके घर का। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।